स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा ओमिक्रॉन के चलते हुए आप लोगों की रेगुलर क्लास नहीं हो पाया है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं आज हम लोग अध्याय जो 10 जो है उपनिवेशवाद। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर क्वेश्चन के जो मैं एक्सप्लेन पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए सही उत्तर जो दिया गया है आपका सही विकल्प चुन के लिखिए। तो अमेरिका जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ठीक है, अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो राइट ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पर 4 जुलाई। क्या आएगा? 4 जुलाई। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका के महान साम्राज्य इनका के स्थान पर आज कौन सा देश है? तो वहाँ पे आएगा क्या? पेरू एवं चिली। क्या आएगा? पेरू एवं चिली। इसी तरह आपका एग्जैक्ट साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो एग्जैक्ट साम्राज्य जो है आपका मैक्सिमो में। कहाँ पे? मैक्सिको में। नंबर 4 क्रियोल। क्रियोल कौन होते थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका जमींदार। क्या आएगा? जमींदार। इसी प्रकार जो 5th नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन सा है? क्या पूछा गया? लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र देश या स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो है आपका हाइतो। क्या है आपका? हाइतो या हैती जिसको कहते हैं, हैती है। नंबर 6 है भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? सबको अच्छी तरीके से पता है, वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। फिर इसी प्रकार जो है 7वां नंबर जो दिया गया है, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया जो था वो हॉलैंड का उपनिवेश था। क्या आएगा? हॉलैंड। नंबर 8 दिया गया है नौकरशाहों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की व्यवस्था किस देश में थी? नौकरशाहों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की व्यवस्था किस देश में थी? तो राइट ऑप्शन आपका आएगा चीन में, द चाइना। ठीक है। फिर नंबर 9 है अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका चीन और ब्रिटेन के बीच में। किसके बीच में? चीन और ब्रिटेन के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश कौन सा है? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 11 है बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से था? तो बक्सर विद्रोह का जो संबंध जो है वो आपका चाइना से था। तो ये रहा आपका सही कल वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए आपको जो फिलअप दिया हुआ है खालिस्तान वही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चीन में मंचू राजवंश का शासन सन खालिस्तान में समाप्त हो गया था, तो वहाँ पे आएगा 1911। क्या आएगा? 1911। सेकंड नंबर है एक नस्ल के व्यक्ति को दूसरी नस्ल के व्यक्ति से श्रेष्ठ मानना खालिस्तान कहलाता है, वह है नस्लवाद। क्या कहलाएगा? नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति सन खालिस्तान में समाप्त हुआ 1994 में। 1994। नंबर 4 चौदह यूरोपीय देशों ने खालिस्तान सम्मेलन में अफ्रीका का विभाजन किया, वहाँ पे आपका बर्लिन। क्या आएगा? बर्लिन। नंबर 5 है मसाई जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान से था, तो था पशुपालन। ठीक है, क्या आएगा वहाँ पे? पशुपालन। नंबर 6 देखिए दक्षिण अफ्रीका में हीरे की पहली खान सन खालिस्तान में मिली, तो है 1867। 1867। नंबर 7वां है खालिस्तान दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, तो वहाँ पे आएगा आपका जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जिसको कहते हैं जोहान्सबर्ग। नंबर 8 है आपका बेल्जियम के शासक खालिस्तान कांगो के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो वहाँ पे आएगा लियोपोल्ड। क्या आएगा? लियोपोल्ड। नंबर 9 जो है अंग्रेजों ने बंगाल में सन 1757 में खालिस्तान की लड़ाई में जय प्राप्त की, सो वहाँ पे आएगा प्लासी का। क्या आएगा? प्लासी का। इसी प्रकार में 10वां नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में खालिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का या ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया था, तो 1857। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो सही विकल्प का क्वेश्चन और खालिस्तान का ये जो आंसर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे जो है सही जोड़ी बनाइए। ये सही एज इट इज जो दिया गया है आपका हर्नाडो, कॉर्टेस, तोसाले वर्चूर, लियोपोल्ड, मैकाले, फ्रांसिस पिजारो, जॉस मार्टिन और सिमोन वॉलियर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है क्या? हर्नांडो कॉर्टेस। तो राइट ऑप्शन जो आएगा आपका वो
एग्जैक्ट साम्राज्य पर कब्जा एज इट इज, जो एक जो दिया गया सेम आएगा, एग्जैक्ट साम्राज्य पर कब्जा। सेकेंड नंबर तोसा ले वर्चो, इसमें आएगा आपका सी नंबर है हैती विद्रोह, क्या आएगा, हैती विद्रोह। नंबर 4 है थर्ड, नंबर थर्ड जो है देखिए यहाँ पे लियोपोल्ड, लियोपोल्ड जो है वहाँ पे आएगा आपका कांगो का नरसंहार, बी ऑप्शन जो आएगा वो कांगो का नरसंहार। नंबर चौथा मैकाले, मैकाले में देखेंगे यहाँ पे आएगा भारत की शिक्षा नीति, क्या आएगा, भारत की शिक्षा नीति। नंबर फिफ्थ है फ्रांसिस पिजारो, पाँचवें नंबर पे जो है फ्रांसिस पिजारो, तो वहाँ पे आएगा आपको राइट ऑप्शन इनका साम्राज्य पर कब्जा, ई ऑप्शन इनका साम्राज्य पर कब्जा। नंबर 6 है जॉस मार्टिन, तो उसका राइट ऑप्शन जो है आपका अर्जेंटीना की स्वतंत्रता, क्या आएगा, अर्जेंटीना की स्वतंत्रता। सातवां नंबर है सिमोन बॉलीवर, सिमोन बॉलीवर की, इसमें जो राइट ऑप्शन जो आएगा आपका बेटा डी ऑप्शन कोलंबिया और वेनेजुएला की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये आपका सही जोड़ी हो गया। फिर इसी प्रकार जो है आपका बी नंबर जो दिया गया है आपका भारत में पाश्चात्य शिक्षा कब हुआ, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा जो है आपका लॉर्ड मैकाले ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। फिर सोने की खान, तो ये है आपका जोहानिसबर्ग, क्या आएगा, जोहानिसबर्ग। नंबर थर्ड है लैटिन, तो लैटिन के सामने आएगा आपका दक्षिण अमेरिका। चौथा है बक्सर विद्रोह, तो इसमें आएगा आपका चीन विकसित नगर। और नंबर 4 है नानकिंग की संधि, तो इसमें आएगा आपका ब्रिटेन और चाइना, इधर चीन, ठीक। तो ये रहा आपका सही उत्तर पर सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए या सही उत्तर को बताइए, उसके बाद खाली स्थान, फिर उसके बाद मैच द कॉलम, ठीक है, उचित समझ जोड़िए। अब उसके बाद देखते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन, उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कब हराया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कब हराया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 में हराया था, कब हराया था, 1757 में। दूसरा है भारत कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, क्या दिया गया, भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पे आंसर आ गया भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। नंबर थर्ड क्वेश्चन है भारत पहुंचने वाला पहला नाविक कौन था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत पहुंचने वाला पहला नाविक वास्को डी गामा था, कौन था, वास्को डी गामा था। नंबर 4 दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो देखिए आंसर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1813 में समाप्त हुआ, कब हुआ था, 1813 में। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है, जो आपका सही उत्तर वाले जो क्वेश्चन वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये रहा आपका 1 से लेकर जो 5 तक जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है लघुत्तरी क्वेश्चन, उसमें जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि कोलंबस द्वारा वेस्ट इंडीज पहुंचना, इनका साम्राज्य का नष्ट होना, एज़टेक साम्राज्य का नष्ट होना, हैती का विद्रोह, ठीक है, निम्नलिखित घटना के समय को सापेक्ष क्रम को सजाइए, मतलब सही क्रम में इसको लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा आपका सही क्रम में कोलंबस द्वारा वेस्ट इंडीज पहुंचना, एज़टेक साम्राज्य का नष्ट होना, इनका साम्राज्य का नष्ट होना, हैती का विद्रोह होना, ये इस प्रकार से इसका सही क्रम आएगा। फिर उसके बाद जो है आपको जो सेकेंड नंबर जो दिया गया उनको सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देंगे, ठीक है, इनको नहीं बनाना है, ठीक। फिर डायरेक्ट जाइए अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है कि फ्रांस की क्रांति का लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दिया गया, फ्रांस की क्रांति का लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ पे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लैटिन अमेरिका देश प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए नई कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका में जो था सबसे पहला जो सफल विद्रोह फ्रांस के एक उपनिवेश अर्थात हैती द्वीप में 1791 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर करीब 1 लाख अफ्रीकी दासों ने विद्रोह कर दिया। एक भूतपूर्व गुलाम टोसा ले वर्चून ने विद्रोही सेना का सफल नेतृत्व किया।
साथ ही दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और सभी दासों को मुक्ति दे दी गई। इसी तरह 1802 में हैती एवं फ्रांस के बीच जो था एक समझौता हुआ, लेकिन नेपोलियन के अधिकारियों ने तोसा ले ओवरचूर को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। फ्रांस भेज दिया गया, बंदी बनाकर उनको फ्रांस भेज दिया गया, जहां उनका देहांत हो गया। फिर भी लोगों ने संघर्ष जारी रखा और 1804 में हैती ने अपने आप को मुक्त किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह विश्व इतिहास का पहला सफल दास विद्रोह था। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1819 में कोलंबिया स्पेन से मुक्त हुआ। 1821 में वर्तमान वेनेजुएला भी मुक्त हो गया। इसके बाद अर्जेंटीना, पेरू और चिली मुक्त हुए और कुछ समय बाद जो था ब्राज़ील भी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फ्रांस की क्रांति का लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र संघर्ष पर प्रभाव। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्पेन शासित अमेरिका में 3 जन समूह रह रहे थे। यह स्पेन से आए लोग जो शासन एवं सामान्य किसान थे, वहाँ के मूल निवासी और अफ्रीकी दास। क्या इन तीनों जन समूहों के अधिकारों में अंतर होंगे? तो देखिए आंसर दिया गया है हाँ। हाँ, इन तीनों जन समूह के अधिकारों में निम्नलिखित अंतर होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो साइड हेडिंग दिया गया है, स्पेन से आए हुए लोग। ठीक है, इसमें मूलतः क्या करना है आपको, स्पेन से आए हुए लोग हैं, मूल निवासी है, अफ्रीकी दास, इन तीनों को विश्लेषण करना है। तो स्पेन से आए हुए लोग प्रशासन हेतु स्पेन के अभिजाति वर्ग के लोग प्रशासन हेतु भेजे जाते थे। इसके बाद स्पेनी मूल के ये लोग थे जो अमेरिका में बस गए थे। ये लोग मुख्यतः जो खेती, पशुपालन, व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग धंधे आदि चलाते थे। इसी प्रकार से जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपका बनता है आपका मूल निवासी। तो अमेरिका के जो मूल निवासी जो थे वो सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। उन्हें शासन व्यवस्था में किसी तरह का अधिकार नहीं था। उन्हें सरकार को भारी लगान देने के साथ साथ जमींदारों के खेतों में तथा खदानों में बेगारी भी करनी पड़ती थी। मतलब बेगारी का मतलब होता है बिना मजदूरी के कार्य करना। तो इस प्रकार से जो होता है उन लोगों को जो है बिना मजदूरी के कार्य उनसे लिया जाता था। नंबर 3 इसी प्रकार जो है अफ्रीकी दास। अफ्रीकी दासों को तरह तरह के शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे। उनके कोई अधिकार नहीं थे और उनके मालिक उनसे मनमाना व्यवहार कर सकते थे। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 दिया है, खेती के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में किन कारणों से खेती के वाणिज्यीकरण हुआ? तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण का असर। सामान्यतः किसान जब अपने आसपास की खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेती करता है। ठीक है, वाणिज्यीकरण का असर यहाँ पे बताया गया है कि जब किसान जब अपने आसपास की खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेती करता है तो उसे कृषि कहा जाता है। लेकिन जब किसान अपने बड़े कृषि क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकता हेतु फसलों का उत्पादन करने लगते हैं तो इस प्रकार से किए जाने वाले जो कृषि जो होते हैं उनको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से या औद्योगिकरण के आधार पर जो उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो कृषि किया जाता है या फसलों का उत्पादन करते हैं उनको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसी प्रकार जो है फसल में खेती के वाणिज्यीकरण के कारण तो ब्रिटिश औद्योगिकरण की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी नील, कपास, पटसन जैसे कच्चे माल और अनाज, चाय और शक्कर अर्थात गन्ना जैसी कृषि उपज। अंग्रेज इन्हें सस्ते में खरीद कर ब्रिटेन भेजना चाहते थे। औपनिवेशिक सरकार ने किसानों पर दबाव डाला कि वे उन्हें औपचारिक फसलों के रूप में उगाए और बेचे। किसानों को लगान चुकाना था तो वे विवाद से मजबूर थे। वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक सिंचाई परियोजनाओं को अंजाम दिया जिससे खेती के लिए पर्याप्त पानी मिला। साथ साथ उसने देश के प्रमुख कृषि क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेल लाइनें बिछाई। भारत में रेलवे के विकास के लिए सारा सामान जो था इंग्लैंड से खरीदा गया था। इस कारण वहाँ लोग उद्योग से ज़्यादा फायदा उठाते थे। इस प्रकार भारतीय कृषि के जो ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत के अनुसार ढाला गया था। नकदी फसल का उत्पादन बढ़ा और कपड़ों की जगह उनका निर्यात होने लगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बेटा यहीं समाप्त करते हैं। ये सारे जो पॉइंट आउट जो दिया गया है सारे एक्सप्रेशन जो है आप अच्छी तरीके से उनको सुन लेंगे और उसके बाद जो है अपना जो नोट्स बुक है कॉपी जो इसमें आप लिखना प्रारंभ कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।